अच्छा भाई ज़रा लास्ट टाइम का बताइएगा, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट कर दिया था। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा था? बच्चे बात नहीं करनी है, ज़रा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद बेसिकली अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो लाइट की इंटरफेरेंस है और कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस एंड एक मिनट ज़रा रुकिएगा। अच्छा भाई, रिफ्रैक्शन के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेसिक डेफिनेशंस का है। और बेसिक डेफिनेशंस में जो पहली डेफिनेशन होनी चाहिए वो वाइट लाइट या नॉर्मल लाइट की होनी चाहिए। वाइट लाइट या नॉर्मल लाइट 7 डिफरेंट कलर्स पे कंसिस्ट करती है। 7 डिफरेंट कलर्स कौन कौन से? विबग्योर। विबग्योर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, मतलब वाइट लाइट के बारे में बताया गया कि अगर वाइट लाइट को हम मैग्नीफाई करके देखें तो इसमें 7 अलग अलग वेव्स होंगी और सबकी वेवलेंथ बिल्कुल डिफरेंट होगी। सबके लिहाज से वेवलेंथ यहाँ पे डिफरेंट होगी। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो और भी होती हैं, मगर ये 7 रेडिएशंस के लिहाज से बताया गया कि ये विजिबल रीजन में, ये बेसिकली विजिबल रीजन में है। तो ये विजिबल रीजन मतलब कुछ इंफ्रारेड रेडिएशंस भी हैं, नज़र नहीं आती, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी नज़र नहीं आती। ये 7 कलर्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। अब ये जो 7 डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन है, वाइट कलर, इसमें कौन से कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और कौन से कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है? रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम। मतलब अगर हम यहाँ पे पूरा विबग्योर लिखें तो पूरा विबग्योर जो है वो इस तरह से डेवलप होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेस कॉन्सेप्ट कि भाई अगर किसी जगह पे रेड लाइट है तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ वेव्स कम आ रही हैं, यानी फ्रीक्वेंसी कम है। और अगर फॉर एग्जांपल कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे हमारे पास ब्लू लाइट है तो ब्लू लाइट के लिहाज से इसकी वेवलेंथ कम है। ब्लू लाइट के लिहाज से वेवलेंथ की वैल्यू कम है, यानी नंबर ऑफ वेव ज़्यादा है, मगर यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब दोनों के लिहाज से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या रेसिप्रोकल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, दोनों में स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी या बराबर होगी, क्या होगा? स्पीड्स का क्या डिफरेंस है? बराबर होगी। शाबाश। रेड लाइट या ब्लू लाइट, दोनों की स्पीड ऑफ लाइट एंड एयर कितनी होती है? 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि भाई फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे से रेसिप्रोकल है। यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी के लिहाज से मार्किंग करें तो फिर पूरा विबग्योर जो है वो यहाँ पे ऐसे बनना चाहिए। यानी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। वेवलेंथ के लिहाज से रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, अब जब वेवलेंथ के लिहाज से ज़रा सुनते रहिए गौर से, जितनी वेवलेंथ कम होती है ना, उसी के लिहाज से हम कहते हैं कि डिफरेंस इन स्पीड ज़्यादा होता है। जितनी वेवलेंथ कम है उतना ही ज़्यादा डिफरेंस ऑफ स्पीड भी जो है, वेवलेंथ कम डिफरेंस ऑफ स्पीड ज़्यादा। जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ स्पीड होगा बेंडिंग भी हमेशा
उतनी ही ज़्यादा होगी। जिसकी वेवलेंथ कम है वो लाइट जब डिफरेंट मीडियम में आएगी तो डिफरेंस ऑफ स्पीड ज़्यादा आएगा। वेवलेंथ कम तो डिफरेंस ऑफ स्पीड ज़्यादा, और डिफरेंस ऑफ स्पीड ज़्यादा और बेंडिंग भी हमेशा ऐसी लाइट में ज़्यादा आती है। मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा, ये रेफरेंस बता रहा हूँ ताकि आगे जो बताऊँगा ना उसके लिहाज से खुद सोचिएगा कि भाई हो क्या रहा है फिर इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक प्रिज्म है। प्रिज्म में यहाँ पे वाइट लाइट आई, और जब प्रिज्म में वाइट लाइट आती है तो स्टार्टिंग में ही डिस्पर्जन होता है, या मिड में आने के बाद डिस्पर्जन होता है, या लीव करते हुए डिस्पर्जन होता है? दोनों वाला दो। स्टार्टिंग में डिफरेंस ऑफ डेंसिटी आया, डिस्पर्जन स्टार्ट, ठीक है। डिफरेंस ऑफ डेंसिटी आते से ही यहाँ पे डिस्पर्जन स्टार्ट हो जाता है। 7 कलर्स, अब सबसे ज्यादा बेंडिंग कौन से कलर में आई होगी? 7 कलर में से बताएं ना, विबग्योर में से। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे ज़्यादा बेंडिंग है वो किस में आ रही है? वॉयलेट कलर में। पहले से ये कॉन्सेप्ट था कि भाई जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसमें डिफरेंस ऑफ स्पीड ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ स्पीड आता है बेंडिंग हमेशा जो है वो उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो डिस्पर्जन की डेफिनेशन, या डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि द कन्वर्जन ऑफ वाइट लाइट इनटू द 7 डिफरेंट कलर्स ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ स्पीड इन अ मीडियम, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ स्पीड इन अ मीडियम इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन के लिए चाहें तो एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि द कन्वर्जन ऑफ वाइट लाइट into the 7 different colors the conversion of white light into the 7 different colors due to the difference in wavelength, या but due to the difference of speed in a medium, और लिख दें due to the difference of speed in a medium is called as dispersion of light. The conversion of white light into the 7 different colors due to the difference of speed in a medium, या due to the difference in wavelength is called as dispersion of light. अच्छा, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मोनोक्रोमैटिक लाइट का। कुछ बताएं इसके बारे में। सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट, अ लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड एज मोनोक्रोमैटिक लाइट और कलर्ड लाइट। कलर्ड लाइट कहीं पे भी आ रही है, मोनोक्रोमैटिक आ रही है, इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे लाइट रेज आ रही हैं, सबकी सब लाइट रेज की वेवलेंथ एक जैसी है, तो ये लाइट कहलाती है बेसिकली मोनोक्रोमैटिक लाइट। कहीं पे ग्रीन लाइट आ रही है, तो ग्रीन लाइट में भी तमाम की तमाम वेव्स की वेवलेंथ बिल्कुल एक जैसी होगी, ये भी कहलाती है मोनोक्रोमैटिक लाइट या फिर कलर्ड लाइट। कहीं पे ब्लू लाइट आ रही है तो ब्लू लाइट में जितनी वेव्स हैं सबकी वेवलेंथ बिल्कुल एक जैसी है, ये कहलाती है बेसिकली मोनोक्रोमैटिक या कलर्ड लाइट, ठीक है। तो लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ, या मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए बोल सकते हैं कि ऐसी लाइट जिसमें तमाम वेव्स की वेवलेंथ बिल्कुल एक जैसी है, सेम वेव्स हैं ऑफ इक्वल वेवलेंथ, इज कॉल्ड एज मोनोक्रोमैटिक और कलर्ड लाइट, ठीक है। कोहेरेंट लाइट सोर्स, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे इसीलिए नहीं आ रहा था कि बेसिक जो है वो हमारे पास सारी क्लियर हो। कोहेरेंट लाइट सोर्स क्या होता है? डेफिनेशन बता रहा हूं। अ लाइट सोर्स विच इमिट्स मोनोक्रोमैटिक लाइट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स
at a same instant. A light source which emits monochromatic light from different points at a same instant. सामने स्क्रीन है, स्पॉटलाइट का कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, इस कॉम्बिनेशन में दोनों में ब्लू बल्ब लगे हुए हैं, ये कोहेरेंट लाइट सोर्स है। जितनी वेवलेंथ की लाइट इससे एमिट हो रही है उतनी वेवलेंथ की लाइट इससे भी एमिट हो रही है। अ लाइट सोर्स विच एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स एट अ सेम इंस्टेंट। एक ही वक्त में अलग अलग पॉइंट से मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट हो रही है। प्रैक्टिकली ऐसी लाइट सोर्स देखी है कहीं पर? हाँ देखी है, सोचें कहाँ पे देखी है? हाँ बताएं बताएं। हाँ, और कॉन्सर्ट्स वगैरह में यूज़ हो रही होती हैं लाइट्स। नॉर्मली देखें तो ये जो कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, इसके जो स्टेज हैं उनके ऊपर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स लगी हुई होती है, ठीक है। अब उन लाइट्स में क्या होता है, कभी सेम कलर की लाइट, एक डांसिंग बॉल भी होती है जो स्टेज पे नीचे लगी हुई होती है, पूरी रिवॉल्व कर रही होती है, ठीक है। उसमें भी कभी ऐसा होता है सबसे ब्लू लाइट एमिट हो रही है, सबसे ग्रीन एमिट हो रही है, डिफरेंट कोहेरेंट भी होती है, डिसिमिलर कोहेरेंट भी है, जैसे ब्लू लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट ऐसी भी एमिट हो रही होती है। उसमें ही ऊपर जो कलर कॉम्बिनेशन होता है ना, उसमें सारी ऑटो पे चल रहा होता है। या फिर कंट्रोलेबल लाइट्स होती हैं, लाइट्स की मिक्सिंग भी हो रही होती है स्टेज पे। हमारे यहाँ कॉन्सर्ट्स वगैरह दो तरह के होते हैं ना, बताया था पहले भी। एक तो म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं और दूसरे वो इस्लामिक कॉन्सर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों में भी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से येलो लाइट ऑन कर दी, यहाँ से जो है वो फॉर एग्जाम्पल ब्लू लाइट ऑन कर दी, येलो और ब्लू लाइट ऑन की, मौलवी साहब ग्रीन कलर के हो गए नीचे बैठे हुए, ठीक है। तो बाई कंडीशन जैसा भी है, ये डिफरेंट कलर की लाइट्स अगर मिलती हैं तो नया कलर बनता है। डिफरेंट कलर की लाइट्स मिली तो नया कलर बनेगा, और अगर सेम कलर की लाइट मिली तो उसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों तरह का इंटरफेरेंस होता है। कैसे कि भाई एक लाइट रे इस तरह से आ रही थी, दूसरी लाइट भी ऐसे ही मिल गई, सेम पॉइंट मिल गए, पढ़ा है हमने पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो यहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट टकराएगी, ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट टकराई, ये ब्राइट रीजन बन गया। इसको ब्राइट रीजन को क्या बोलते थे? ब्राइट पोर्शन नहीं, हाँ इसको बोलते थे ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल एक लाइट वे वैसे जा रही है, इसी की बात हो रही है, और दूसरी लाइट वे वैसे आके मिल गई, तो ऐसे मिलने की वजह से क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लाइट की इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, और जब कम पावर की लाइट आके टकराती है तो कम पावर की लाइट टकराने से इस जगह पे डार्कनेस सी डेवलप होती है। यानी बेसिकली डार्कनेस कोई चीज़ नहीं है, लाइट की कमी डार्कनेस कहलाती है। ये बहुत मशहूर वाक़या था ना पुराना, कि भाई कोल्डनेस कोई चीज़ नहीं है, कोल्डनेस कोई चीज़ नहीं है, हॉटनेस की कमी जो है वो कोल्डनेस कहलाती है। इसी तरह से जैसे बुराई कोई चीज़ ही नहीं है, अच्छाई की कमी बेसिकली बुराई कहलाती है। तो ये बड़े लोगों की बातें थी, हमने तो सुनी थी बस। ये डार्क फ्रिंज डेवलप होती है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों इंटरफेरेंस होने की वजह से सामने स्क्रीन के ऊपर ब्राइट और डार्क, इस तरह के ब्राइट डार्क से रीजन डेवलप होते हैं, जिनको ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस का यहाँ पे नाम दिया जाता है, ठीक है। अब ये पूरी कंडीशन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थी, कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किस तरह से हो रहा है। क्या फ्लैजल दी है ना डॉक्टर? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब क्या था? ये पूरा फिनोमेना कि व्हेन टू लाइट रेज ओवरलैप ईच अदर and the intensity of resultant light is increase or decrease, then this phenomena is called as interference of light, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में पाथ डिफरेंस के दो फॉर्मूलाज थे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिहाज से पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा नहीं रहा, याद दिला रहा हूँ, बल्कि मैं याद नहीं दिला रहा, मैं खुद भूल गया हूँ, दिमाग से निकल गया बिल्कुल। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता था? नहीं आ रहा दिमाग में, मेरे भी नहीं आ रहा।
इडियट्स में हीरो कौन था? झूठ नहीं, सच्ची बात, आमिर खान। 18-19 साल पहले की मूवी है ये, 1-2 साल पहले पढ़ा था। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह माफ करे। आ गया, याद आ गया भाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता था PD = m लैम्डा। लैम्डा तो वेवलेंथ है, m का मतलब नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ये रिकॉर्डिंग क्या यूट्यूब पे डालते हैं लोग? नाम तो नहीं लिखा होता कौन पढ़ा रहा है? सेंटर का नाम आता है ना बस। लोग बोलेंगे पता नहीं कैसे आदमी है। नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, m का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो डायग्राम है इसके लिए से 1 2 3 4 5 6, तो m की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 6 आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता था? m+1/2 इंटू लैम्डा, m+12 इंटू लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा तो वही वेवलेंथ है। m का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस। हमारी डायग्राम में डार्क फ्रिंजेस कितनी है भाई? 1 2 3 4 और 5, मतलब m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे 5 के बराबर, ठीक है। और पार्ट डिफरेंस क्या होता है? ये स्क्रीन है, एक सोर्स यहाँ पे है, एक लाइट रे यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँची, ये क्या हो गया? रे 1 हो गई। एक लाइट रे यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँची, ये लाइट रे R2 हो गई। क्या दोनों लाइट रेज ने बराबर फासला कवर किया है? नहीं, कुछ रास्तों में फर्क है, और ये कहलाता है बेसिकली पार्ट डिफरेंस। एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड बाय द लॉन्गर वेव, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड बाय द लॉन्गर वेव। और पार्ट डिफरेंस इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम निकाल रहे हैं तो किसके बराबर होगा? R2 - R1 के। R2 में से R1 को माइनस करें, पार्ट डिफरेंस जो है यहाँ पे PD के बराबर सिंपली आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो बिल्कुल बेसिक्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक नॉर्मली पता है क्या होता है? टॉपिक होता है, टॉपिक में डायरेक्ट फार्मूला होता है। एप्टीट्यूड में ऐसे होता है। क्या डायग्राम की ज़रूरत है क्या? अच्छा, इसकी डायग्राम 2 थी। एक एक्सपेरिमेंटल डायग्राम, रिंग 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 बनते थे बहुत सारे, वो वाली डायग्राम नहीं बना रहे, बहुत हो जाएगा। इसकी रे डायग्राम बना देते हैं। थोड़ी सी डायरेक्ट है, मगर पहली दफ़ा तो नहीं पढ़ रहे होंगे, कभी ना कभी का याद आ ही जाएगा। सामने स्क्रीन है, ये 2 स्लिट्स बनी हुई हैं, एक स्लिट S1, एक स्लिट S2। स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाता है D। स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस D। सामने फ्रिंजेस बनती हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये डिस्टेंस कहलाता है L। स्लिट से लेके स्क्रीन, स्लिट से लेके फ्रिंजेस तक का डिस्टेंस L। एक हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंटर पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती है, और एक टॉप वाली ब्राइट फ्रिंज, ये वाली ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और टॉप ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस होता है y, मतलब इसे ब्राइट डार्क बहुत सारी फ्रिंजेस बनी हुई। स्लिट 1 से एक लाइट रे पहुंचती है यहाँ पे, स्लिट 2 से एक लाइट रे पहुंचती है, और इनके मिलने की वजह से यहाँ पे ब्राइट सा पोर्शन जो है वो डेवलप हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन थी। इसमें y का फॉर्मूला था m लैम्डा L/d, m लैम्डा L/d। ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिहाज से, ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिहाज से। m का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फ्रिंजेस है। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ है। L का मतलब ये वाला डिस्टेंस है। D का मतलब वो स्लिट्स की बीच की सेपरेशन है, ठीक है। आ जाए,
दिमाग में सीरियस हो जाता हूँ। अच्छा भाई, अब ये फॉर्मूला तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिहाज से था। एम लैम्डा रिप्रेजेंट करता है असल में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, ठीक है। अगर हम एम लैम्डा को सिर्फ रिप्लेस करके इसकी जगह एम प्लस हाफ लैम्डा, वो डिस्ट्रक्टिव वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो पूरा रिलेशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी वाई का फॉर्मूला एल अपॉन डी तो ऐसे ही लिखा हुआ है, मगर एम लैम्डा को रिप्लेस किया और एम लैम्डा की जगह पे डिस्ट्रक्टिव वाला फॉर्मूला एम प्लस हाफ इंटू लैम्डा लिख दिया, तो फिर ये फॉर्मूला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिहाज से कन्वर्ट करके इस्तेमाल हो सकता है। यानी ये फॉर्मूला कंस्ट्रक्टिव के लिए और ये वाला फॉर्मूला डिस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है। अच्छा भाई, इसमें एक डेफिनेशन और भी थी फ्रिंज स्पेसिंग की। फ्रिंज स्पेसिंग क्या है? स्क्रीन के ऊपर ऐसी फ्रिंजेस बन गई, अब वो थोड़ी सी अनइवन बन रही है मगर बराबर बराबर होगी। दो ब्राइट फ्रिंजेस का या किसी भी दो डार्क फ्रिंजेस का एक जैसा ही डिस्टेंस होता है, इसे डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा एक्स का मतलब होता है फ्रिंज स्पेसिंग। मतलब अगर हम डेफिनेशन भी लिखें फ्रिंज स्पेसिंग की, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bright or dark fringes, the distance between two consecutive bright or dark fringes, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एल अपॉन डी। लैम्डा एल अपॉन डी, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। एल का मतलब क्या था? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड फ्रिंजेस या डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। और डी का मतलब क्या? सेपरेशन ऑफ स्लिट्स। एक क्वेश्चन में सेपरेशन ऑफ स्लिट्स गिवन है, यहाँ पे 20 मिलीमीटर के बराबर फॉर एग्जांपल, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है, यहाँ पे 1.0 एंगस्ट्रॉम, 1.0 एंगस्ट्रॉम, और एल की वैल्यू यहाँ पे 1 मीटर है। देन मालूम करना है कि फ्रिंज स्पेसिंग की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए। ट्राई करें। इससे कोई बहुत डिटेल्ड कैलकुलेशन नहीं आती, ये वाली आती है कैलकुलेशन। आंसर क्या है? 10। मैंने सॉल्व कर लिया। भाई फॉर्मूला अगर हम यूज भी कर रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू कितनी थी? 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -10। आगे क्या था? एल। एल की वैल्यू कितनी है? 1 डिवाइडेड बाय डी। डी कितना था? 20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 1/20 करते हैं, 1/20 और उसको शिफ्ट कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं भाई। 1/10 अगेन कर दें, 0.05 बच जाएगा मेरे ख्याल में। क्विक मैथ्स।
आप लोगों को तो आती होगी ना, मुझे तो आती भी नहीं है। 1/20 10 की पावर -3 सॉरी 10 की पावर -10 और 10 की पावर +3 1/20 करें तो कितना आता है 0.05 0.05 भाई 1 को अगर डिवाइड बाय 10 करते 1 को अगर 10 हिस्सों में डिवाइड करते तो 0.1 आता। अगर 20 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो भाई 0.1 को अगेन 10 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 0.05। ठीक है, तो 0.05 10 की पावर -10 10 की पावर +3 मिला के कितना हो गया -7। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, डेसिमल को 2 दफ़ा राइट पे शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस सिंगल कर करता है ना। अच्छा, डेसिमल को राइट पे लेके जाएं तो 10 की पावर पॉजिटिव में बढ़ती है नेगेटिव में बढ़ती है? पॉजिटिव में, नेगेटिव में। पॉजिटिव x नेगेटिव x, मैं ये भूल जाता था, तो मैं भी ऐसे याद रखता हूँ कि भाई डेसिमल को अगर हम पॉजिटिव x की तरफ लेके जाएं तो 10 की पावर नेगेटिव में बढ़ती है, और अगर डेसिमल को हम नेगेटिव x की तरफ लेके जाएं मतलब लेफ्ट पे लेके जाएं तो फिर 10 की पावर पॉजिटिव में बढ़ती है। ठीक है, तो अभी तो हम राइट पे लेकर गए ना, राइट पे 2 दफ़ा लेकर गए तो क्या हो गया -2, बाकी -7 तो पहले का था, यानी 5 नैनोमीटर। -2 -7 कितना हो गया -9। -9 का मतलब क्या होता है नैनो। अगर अब देखिए हम कोई फाइनल थ्योरी का न्यूमेरिकल तो कर नहीं रहा, देखना है कि भाई अगर -9 की फॉर्म में आंसर दिया हुआ है तो भी लिख दें, नैनो की फॉर्म में दिया हुआ है तो नैनो की फॉर्म में भी हमारे पास यही आंसर आ रहा है, मतलब यही आंसर अगले स्टेप में 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -9 मीटर भी है। एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। कॉपी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था, सीक्वेंस का। याद नहीं आ रहा। कोई सिंगर भी था ना मशहूर, मर गया बेचारा। सबसे बड़ा पॉप सिंगर वही तो था। और क्या बताऊं, बुरी बात है, मना नहीं चाहिए था उसको। सोचे क्या नाम था जो सबसे बड़ा पॉप सिंगर जो मर गया था, कौन था? माइकल जैक्सन, सही बोल रहे थे। नहीं, उसी के ऐसे नाम से रिलेटेड ही ऐसा कुछ डिवाइस वाइस थी ना कुछ, जिससे लाइट की वेवलेंथ सबसे एक्यूरेट मेजर होती है। इसके बच्चे भी थे कुछ। नाम सुना था डिवाइस का? ये नहीं बोलेगा नहीं सुना, कभी सुना तो होगा। ये भूलने की सुपरलेटिव डिग्री होती है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता करके ना ये भी भूल जाता है कि वो क्या क्या भूल चुका है। ये सुपरलेटिव डिग्री होती है भूलने की। इसका मतलब ये होता है कि हमारा दिमाग किसी और चीज़ में चल रहा है, बहुत खतरनाक किस्म का। भाई ऑर्डर से सही से पढ़ लें। अच्छा भाई, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर में तो अच्छी खासी खतरनाक सी डायग्राम थी, जिसमें एक होता था मूवेबल मिरर, एक होता था फिक्स्ड मिरर, और मूवेबल मिरर का सबसे बड़ा जो डिस्प्लेसमेंट था वो डिस्प्लेसमेंट था लैम्डा। इसका आधा जो डिस्प्लेसमेंट था
था λ/2 और इसका भी आधा डिस्प्लेसमेंट था λ/4 बस था। ये ऑब्जर्वर होता था और यहाँ पे था मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। बीच में रखा होता था एक सेमी पॉलिश मिरर। बच्चे जगह चेंज करें क्या? सेकंड लास्ट सीट नहीं, असल में आपको डिस्टर्ब करी होंगी ना, बातें कर रही होंगी आपसे, तो मैंने जगह चेंज कर दें। नहीं तो कोशिश करिएगा अपनी जगह पे रहें। ये सेमी पॉलिश मिरर था, इसको बीम स्प्लिटर ही बोलते थे। बीम स्प्लिटर क्यों बोलते थे? क्योंकि भाई जब यहाँ से लाइट इसमें से आती है तो कुछ लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो जाती है और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट भी हो जाती है। ऐसी कोई सरफेस देखिए जिससे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा हो। ये सामने रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। रिफ्रैक्शन मतलब दूसरी तरफ नजर आ रहा है, हल्का सा अपना इमेज भी नजर आ रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन भी है। ठीक है, अच्छा ये कुछ पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्रैक्टेड पार्ट नीचे चला गया। दोनों की वेलोसिटीज में किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी कम होगी, बराबर होगी, क्या होगी? सवाल समझ में आया? नहीं, पहले तो ये समझना सीखें कि सवाल समझ में नहीं आया या जवाब समझ में नहीं आया। सवाल तो वही है, रिफ्लेक्टेड पार्ट है रिफ्रैक्टेड पार्ट है, कौन सा? ये बात पता है? ये बात पता है रिफ्लेक्टेड कौन सा है, रिफ्रैक्टेड कौन सा है? ये बात पता है? मैंने पूछा इसमें से किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी कम होगी या बराबर होगी। सवाल ये है। अब जवाब जो है ना वो समझ में नहीं आए, वो एक अलग बात है, मगर सवाल तो ये है। बराबर होगी? नहीं होगी। किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी कम होगी? अब तो बराबर वाला सिलसिला हो गया खत्म। बोले बोले रिफ्लेक्टेड की वेलोसिटी ज्यादा होगी और रिफ्रैक्टेड की वेलोसिटी कम होगी। ये गलत है, आप सही बता रहे। बोले बोले क्या होगा? रिफ्रैक्टेड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, रिफ्लेक्टेड की वेलोसिटी कम होगी। ये बताया था ना आपने। कैसे? अब ये बताएं कैसे। हाँ ये भी सही है ना। बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि हमारे समझ में नहीं आ रहे होते, फिर भी सही हो जाते हैं। ये पता है क्यों सही होते हैं? अमालों की वजह से। तो पढ़ना भी ज़रूरी है, अमाल भी सही रखना ज़रूरी है। ठीक है भाई, रीज़न क्या है? जो ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है ना, इसने ग्लास में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, डेंसर मीडियम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसलिए इसकी वेलोसिटी कम। और ये जो रिफ्रैक्टेड है, इसने ग्लास में कम डिस्टेंस कवर किया, फिर बाहर निकल गई लाइट, इस वजह से इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है। तो यार अब बाद में क्या होता है, मिरर से लाइट रेस टकराने के बाद इंटरफेरेंस होता है, और अगर वेलोसिटीज़ बराबर नहीं हो ना तो कभी भी क्लियर इंटरफेरेंस नहीं होता। मतलब जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, क्लियर ब्राइट या क्लियर डार्क नहीं बनती, इसलिए वेलोसिटीज़ को एक जैसा भी करना ज़रूरी है। हम कम वेलोसिटी को बढ़ा नहीं सकते, अभी तक तो ऐसा है कि कम वेलोसिटी को बढ़ा नहीं सकते, मगर ज़्यादा वेलोसिटी को कम ज़रूर कर सकते हैं बाय यूजिंग डेंसर मीडियम्स। तो यहाँ पे करते क्या है कि जितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने कवर किया था ना, इतनी थिकनेस की एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट रख देते हैं, इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग प्लेट। कंपनसेटिंग प्लेट से गुजरने के बाद अब इन दोनों की जो वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी और यहाँ वेलोसिटी, ये एक जैसी वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद लाइट रेज रिफ्लेक्ट करके वापस आती हैं, यहाँ से ऑब्जर्वर जो है उसको ऑब्जर्व करता है। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों तरह का इंटरफेरेंस फिर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है यहाँ पे, वो फॉर्मूला क्या है? अच्छा, ये जो लाइट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ना, इसको बोलते हैं फेज कोहेरेंस।
रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड पार्ट में जो डिवीजन हुआ ना, इसको बोलते हैं फेस कोहेरेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली x इज इक्वल्स टू m लैम्डा बाई 2 होता है। सिंबल्स के मीनिंग्स क्या हैं? x बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर को, मिरर का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ये कहलाता है बेसिकली x। m तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं और लैम्डा वही पुराना सिंबल है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये सारा मेन कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? द बैंडिंग ऑफ वेव्स विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से बैंडिंग नहीं, द बैंडिंग ऑफ वेव्स विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ डेंसिटी। एक पॉइंट बना के लिख दें कि डिफ्रैक्शन के मीनिंग्स क्या हैं। बैंडिंग ऑफ वेव्स विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ डेंसिटी। बैंडिंग ऑफ वेव्स विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ डेंसिटी। और करके एक और पॉइंट लिख दें, द बैंडिंग ऑफ वेव्स थ्रू शार्प एजेस, द बैंडिंग ऑफ वेव्स थ्रू शार्प एजेस और कॉर्नर्स और ऑब्स्टिकल्स। The bending of waves through sharp edges or corners or obstacles. जैसे फॉर एग्जाम्पल रूम में बिल्कुल अंधेरा हुआ है, की होल से लाइट अंदर आ रही है तो वह एजेस से टकरा के स्प्रेड करती है ना, तो ये स्प्रेडिंग कहलाती है बेसिकली डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन वाले केस में दो तरह की डिफ्रैक्शन होती है, जिसमें एक कहलाती है फ्रेशनल डिफ्रैक्शन, एक कहलाती है फ्रॉनहूफर डिफ्रैक्शन। ये साइंटिस्ट के नाम है, फ्रेशनल एंड फ्रॉनहूफर। फ्रेशनल डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल सोर्स हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है, लाइट रेज आई और कॉर्नर से टकरा के एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, बाकी जो लाइट रेज हैं वो भी इंटरनल अट्रैक्शन की वजह से साथ साथ इसमें बैंड हो जाती है। मेनली कन्वर्जिंग पॉइंट देखना है। अगर कन्वर्जिंग पॉइंट फाइनाइट डिस्टेंस पे, फाइनाइट का मतलब क्या होता है? मेजरेबल डिस्टेंस पे, तो ये कहलाता है बेसिकली फ्रेशनल डिफ्रैक्शन। और फ्रॉनहूफर में क्या होता है? लाइट रेज आई पैरेलल और डिफ्रैक्शन के बाद भी लाइट रेज पैरेलल ही है। और पैरेलल लाइट रेज प्रैक्टिकली तो नहीं मिलती ना, इमेजिनरी पॉइंट पे मिलती है। कहाँ पे भाई? पैरेलल लाइंस या पैरेलल लाइट रेज एक इमेजिनरी पॉइंट पे मिलती है ना, वो इमेजिनरी पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये बेसिकली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके अगर कन्वर्जिंग पॉइंट आ रहा है तो ये वाला डिफ्रैक्शन कहलाता है बेसिकली फ्रॉनहूफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रेशनल कौन सा है? कन्वर्जिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ इमेजन, मतलब सोर्स और कन्वर्जिंग पॉइंट फाइनाइट डिस्टेंस पे। ये वाला डिस्टेंस भी फाइनाइट है, मेजरेबल है। और ये जो पूरी कंडीशन है फ्रॉनहूफर, इसमें सोर्स भी कहाँ पे होगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी पे, और कन्वर्जिंग पॉइंट भी कहाँ पे होगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें एक डिवाइस थी और वो डिवाइस कहलाती है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग।
डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है? अ ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट एट विच 400 to 4000 लाइन्स आर ड्रॉन इन 1 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ डायमंड पॉइंटर। जैसे वो नहीं होता कवर स्लिप टाइप की, स्लाइड के ऊपर जो लगाता है कवर स्लिप, कवर स्लिप पे अगर 1 सेंटीमीटर में 400 से 4000 लाइन्स ड्रॉ कर दें तो उसे बारीक बारीक से कट से लग जाते हैं। कट्स लग गए मतलब स्लिट सी बन गई। अब इससे मर्जी है फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन कराएं या फ्रॉन ऊपर डिफ्रैक्शन कराएं, ये प्लेट कहलाती है बेसिकली डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डेफिनेशन क्या है? अ ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट एट विच 400 to 4000 lines are drawn in 1 centimeter with the help of diamond pointer. A transparent glass sheet at which 400 to 4000 lines are drawn in 1 centimeter with the help of diamond pointer. अब इसकी डायग्राम में कंडीशन किस तरह की थी? बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड व्यू है इसका। यहाँ से लाइट रेज आ रही थी, लाइट रेज पैरेलल आई, डिफ्रैक्शन के बाद भी ये लाइट रेज पैरेलल ही रहती है। हमें इंटरफेरेंस करवा के देखना होता है तो एक ऐसा लेंस इस्तेमाल करते हैं जो इनकी कन्वर्जिंग करे। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है और कन्वर्ज करने के बाद ये लाइट रेज एक पॉइंट के ऊपर मिल जाती है। अगर ब्राइट स्पॉट बन गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर डार्क स्पॉट बन गया तो इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये तो सिर्फ याद दिलाने के लिए बताया है। इसके बाद जो इसमें सिंबल्स है, एक स्लिट की थिकनेस होती है ए, इंटरनल डिस्टेंस होता है बेसिकली बी, ये पूरा डिस्टेंस कहलाता है डी, और इसका फॉर्मूला डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा होता है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिहाज से ये फॉर्मूला है, इसमें एम लैम्डा आ रहा है। डी का मतलब यहाँ पे स्पेसिंग डी होता है, ग्रेटिंग एलिमेंट भी होता है, सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ बुक की, डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट भी होता है, ठीक है। थीटा, अच्छा ये डी का एक फॉर्मूला और भी है, डी इज इक्वल्स टू 1/n। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ स्लिट्स और लाइंस पर यूनिट लेंथ। जैसे कहीं पे लिखा हुआ एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, उस पर 400 लाइंस हैं पर सेंटीमीटर, तो ये बेसिकली एन की वैल्यू है। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? सेंटी का मतलब 10 की पावर -2, ऊपर शिफ्ट कर दें 10 की पावर +2 हो जाएगा लाइंस पर मीटर की फॉर्म में। बहरहाल थीटा बोलते हैं यहाँ पे एंगुलर डेविएशन को, कितने एंगल पे डेविएशन हुआ है, और एम बोलते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इमेज को। 3 स्लिट से बना 3 ऑर्डर इमेज, 4 स्लिट से बनता 4 ऑर्डर इमेज, 2 स्लिट से बनता 2 ऑर्डर इमेज। यहाँ पे एम का मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस नहीं होता, यहाँ पे एम का मतलब बेसिकली ऑर्डर ऑफ इमेज होता है। इसके बाद यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल होती है फेज रिवर्सल, इसको डिस्कस कर लें फिर न्यूटन्स रिंग है, मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फेज रिवर्सल क्या है? ये सिर्फ थिन फिल्म में होता है, जहाँ पे भी थिन फिल्म बनती है, थिन फिल्म में ये प्रोसेस होता है। देखिए उसूलन तरीका क्या है कि अगर कोई लाइट रे आ रही है, लाइट ट्रांसवर्स वेव है, क्रस्ट टकराया तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होना चाहिए? ट्रफ निकलना चाहिए, उसूलन ये होना चाहिए। मगर जहाँ पे भी थिन फिल्म बन जाती है उसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे क्रस्ट टकराता है, क्रस्ट ही निकल के ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें जो ट्रफ है वो यहाँ पे मिस होके ये नीचे की तरफ चला जाता है। ये जो ट्रफ की पूरी मिसिंग है, एक ट्रफ की मिसिंग का मतलब पूरी 180 की मिसिंग है, ये ट्रफ की मिसिंग को बोलते हैं बेसिकली फेज रिवर्सल। और अगर फेज रिवर्सल हो गया इन थिन फिल्म तो फिर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के रिलेशन बदल जाते हैं। कंस्ट्रक्टिव में पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला पहले क्या होता था?
एम लैम्डा अब क्या हो जाता है एम प्लस हाफ इंटू लैम्डा, ये कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला, और डिस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला पी डी इज इक्वल्स टू एम लैम्डा हो जाता है ड्यू टू द फेज रिवर्सल। फेज रिवर्सल क्या है ये हमसे कोई नहीं पूछता, मगर पता होना चाहिए। उसूलन ये प्रोसेस है, मगर जहाँ पे भी थिन फिल्म बनती है उसमें क्या होता है, क्रस्ट टकराया क्रस्ट निकला, एक पूरे ट्रफ की, या ट्रफ टकराया ट्रफ निकलता है, एक पूरे क्रस्ट की मिसिंग होती है, पूरी 180 की मिसिंग कहलाती है ये, या पाई की मिसिंग कहलाती है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के रिलेशन इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये कहलाता है फेज रिवर्सल। अब लास्ट जो है वो है न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग में फॉर्मूला लिखूं या डायग्राम याद दिलाऊं? डायग्राम याद है इसकी? ये वाहिद डायग्राम थी जिसमें साइड व्यू भी था और टॉप व्यू भी था। एक ही डायग्राम है, साइड व्यू टॉप व्यू दोनों थे। ये इसका एक साइड व्यू, मतलब सॉरी टॉप व्यू, इसके ऊपर रखा हुआ था एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखने से, ये इसका साइड व्यू है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखने से क्या होता था, यहाँ पे थिन फिल्म बन जाती थी, इधर तक थिन फिल्म बनती थी जिसमें इंटरफेरेंस होता था। थिन फिल्म के लिए क्या करते थे, एक लाइन ड्रॉ कर देते कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें थिन फिल्म बन रही है, इसके आगे तो थिक फिल्म है। थिक फिल्म का काम नहीं है, बिल्कुल बारीक सा जो रीजन है उसका थिन फिल्म का काम है। इसको एक्सटेंड करके ऐसे नीचे की तरफ भी शो करते थे। ठीक है, चार्ज भी ख़त्म हो रहा है, वो सेंटर का मैनेजमेंट का आदमी नहीं आया ना आज। और बिल्कुल सेंटर से एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करते थे। अब इसमें क्या होता था कि टॉप व्यू के लिहाज से सेंटर स्पॉट होता था डार्क, क्योंकि यहाँ पे तो थिकनेस ऑफ थिन फिल्म थी नहीं। उसके बाद थिन फिल्म की थिकनेस चेंज होती थी, इंटरफेरेंस बदलती थी, तो सर्कुलर ब्राइट डार्क, सर्कुलर ब्राइट डार्क, इस तरह की कुछ रिंग रिंग से नज़र आते थे, जिनको बेसिकली न्यूटन्स रिंग का यहाँ पे नाम दिया जाता था। ठीक है, अब इसमें अगर हम डिटेल पे जाएँ तो ये पूरा डायमीटर है। डायमीटर को डबल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई कॉन्वेक्स लेंस, लेंस कैसे बनता है, ट्रांसपेरेंट सॉलिड स्फीयर है, ये पीस कट किया बाहर निकाल लिया, ये लेंस बन गया, ऐसे कट कर लिया, डबल कॉन्वेक्स लेंस बन गया। ये सारे लेंसेज तो बनते ऐसे ही हैं। इसका पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है बेसिकली आर। तो ये डबल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ तक बन रही है थिन फिल्म, रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे 2r माइनस टी के बराबर हो जाता है। ठीक है बहरहाल, और ये जो रिंग्स का रेडियस है ये कहलाता है स्मॉल आर, रिंग्स का रेडियस स्मॉल आर। और स्मॉल आर के लिए फॉर्मूला बनता था अंडर रूट n माइनस हाफ इंटू लैम्डा। आर एन भी लिखते थे, आर भी लिखते थे, आर एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट n माइनस हाफ इंटू लैम्डा आर, जिसमें स्मॉल आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ रिंग्स है जो नीचे की तरफ बन रहे हैं, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स हैं, लैम्डा सेम है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, और कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो ये इसका लास्ट टॉपिक था न्यूटन्स रिंग। इसके अलावा कोई और टॉपिक जो आप लोगों को लगता हो कि आपने सर शाहरुख की क्लास में पढ़ा, या टॉपिक कोई मिस हुआ या समथिंग, कोई ऐसा टॉपिक? और सारे टॉपिक हो गए ना यार? पता नहीं, ये मुझसे बता रहे थे कोई रिलेटिविटी का स्टार्टिंग का कुछ बचा हुआ था। हाँ, तो रिलेटिविटी में पढ़ा तो था ना सारे फॉर्मूलाज के, वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन वगैरह होता है, वो पढ़ चुके थे। इसके अलावा कोई और टॉपिक? एसी सर्किट में सिर्फ करना क्या, ऑल्टरनेटिव करंट, देखिए मेन जो काम करना है ऑल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट के डिफरेंसेस हमने एज अ टॉपिक नहीं पढ़ा,
मगर उसकी जो चीज़ें हैं ना वो अलग से पड़ी हुई हैं, ठीक है। याद दिलाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट के डिफरेंसेस कहीं ना कहीं लिखे हुए होंगे या आपने लिखने हैं। AC एंड DC के डिफरेंसेस, ठीक है। डिफरेंसेस हम डिस्कस करें या आप खुद पढ़ सकते हैं, या कहीं ना कहीं लिखे भी होंगे हमने, हाँ। और मेन जो टॉपिक है वो क्या है, AC जनरेटर। हमने इसको एज अ चैप्टर करके, चैप्टर नंबर के लिहाज से नहीं पढ़ा होगा, मगर हमने AC जनरेटर पढ़ा तो होगा, इंडक्शन में पढ़ लिया होगा, ठीक है। बस को एक दफ़ा रीड कर लें, अच्छा है, बुक से और भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा कोई और हो गया ना सर? बस फिर आज की क्लास ख़त्म करें या आगे कुछ पढ़ना है अभी? बस फिर एक काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब क्लास रखेंगे ना तो उसमें क्वेरीज़ वगैरह आप लोग जो लेकर आएंगे ना, कोई भी क्वेश्चन वगैरह बस वो लेकर आइएगा, फिर वो डिस्कस करेंगे अपनी बुक से, किसी और बुक से कोई भी क्वेश्चन। बहुत सारी जगहों पे आंसर गलत दिए हुए होते हैं चीज़ों के, तो वो चीज़ें ज़रा लेकर आइएगा, वो डिस्कस करेंगे। बस सही है, बस प्रैक्टिस अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं। पढ़ने वाला काम ख़त्म हो चुका, अब प्रैक्टिस करेंगे घर पे बैठ के, सारी चीज़ें साथ साथ करेंगे तो टेस्ट क्लियर करना जो है आसान हो जाएगा। और भाई कम से कम कोशिश करें दिन में 300 MCQ मिनिमम सॉल्व करें। चलें मिला के कम से कम 300 MCQ करें दिन में, कम से कम। कोई और काम तो नहीं है ना फिलहाल भाई, 300 MCQ कम से कम दिन में करें। इससे और ऊपर जाएंगे तो और बेहतर होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करें।